नमस्कार सभी को। कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का फ्लाइट फॉर फ्यूचर चैनल के ऊपर बहुत ही स्नेहिल अभिनंदन, स्वागत। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सुरेश कुमार राव, विज्ञान वरिष्ठ अध्यापक। और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को विज्ञान विषय के अंदर और भी तीखी करने के लिए, और भी शानदार करने के लिए, और भी जानदार करने के लिए बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस। और आज की अपनी चर्चा रहेगी आपका चैप्टर सेकंड, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शेखावटी मिशन 100 का कलेक्शन है, उनकी चर्चा मैं आपके साथ में करने वाला हूं। तो लगातार वीडियो के ऊपर आप बने रहें और जो भी आपने तैयारी कर रखी है उस तैयारी को आप देखें कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर इन क्वेश्चंस में कहीं कोई कन्फ्यूजन रहता है तो वो सारे अपन साथ साथ क्लियर करते ही चलेंगे। तो जुड़े रहें लगातार वीडियो के एंड तक और देखें, 1 मिनट भी आपकी यहाँ पर जाया नहीं होगी। और बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आपको एग्ज़ाम के अंदर आपके स्टेमिना को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले ये प्रश्न रहेंगे। तो देखिए क्या है, जो अपना चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षारक और लवण। यह चैप्टर जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर अपना 7 नंबर का रहने वाला है। इसका अंक बार है वो 7 रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी। इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, एक अति लघु उत्तरात्मक 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न रहेगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल है वो अपने 4 प्रश्न होंगे और 7 नंबरों के ये क्वेश्चन अपने सामने रहेंगे। इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ पर इस क्लास के अंदर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से। अब देखो अंडे के पीसे हुए कवच के अंदर, अंडे के कवच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अब देखो चूने के पानी को दूधिया कर देने वाली गैस कौन सी होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस विलयन में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे कौन सा पदार्थ अभिक्रिया करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ पर देखो HCl इसके अंदर पाया जाएगा। HCl है वो इसके साथ में अभिक्रिया करेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है वो निकलेगा। तो देखिए यहाँ से 2 मॉलिक्यूल HCl के लिए जाएंगे तो CaCl2 बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी और यहाँ से एक ऑक्सीजन परमाणु है वो साथ में H2O के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ CO2 जो को चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है, वो गैस उत्पन्न होती है किसके द्वारा, जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ में होती है। और यहाँ पर कौन सा अम्ल है, HCl। तो अपना राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, सेकंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दही में उपस्थित अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आप सभी जानते हैं दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml मिलियन, कितना सॉल्यूशन है, 10 ml सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, यानी NaOH जो है क्षार, NaOH एक क्षारक है, इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है अम्ल के साथ में, यानी कि HCl के साथ में। ये कितना लिया गया, 8 ml लिया गया, 8 ml लिया गया है। इससे ये पूर्णतया क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले लें, ये जो अपन आयतन है वो कितना कर दें, 20 ml कर दें, तो फिर HCl कितना लेना पड़ेगा। जो अपना द्रव्यमान का, स्थिर द्रव्यमान का नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान जितना एक अनुपात के तौर पर अपन यहाँ ये अभिकारक लेंगे, उसी अनुपात में क्या लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा। तो इसको जस्ट डबल कर दिया, 20 ml कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 की जगह 16 ml लेना पड़ेगा। तब ये क्या होगा, इसकी 20 ml मात्रा को क्या करेगा, उदासीन करेगा। तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, 4th आंसर सही हो जाएगा। 16 ml यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा, किसका, HCl का लेना पड़ेगा। तो ये अपना 3rd आंसर है वो रहेगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा 4th आंसर रहेगा। अब देखिएगा आगे अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए, यानी कि जो एसिडिटी होती है उसका, अपच का मतलब यहाँ पर एसिडिटी से है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो
एसिडिटी का उपचार करने के लिए एंटी एसिड जो होते हैं अर्थात प्रति अम्ल जो होते हैं, प्रति अम्ल, ठीक है, इन औषधियों का जैसे मुख्य रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो एक एंटी एसिड के रूप में उपयोग होता है। तो एंटासिड या फिर अपन कहें प्रति अम्ल, इनका उपयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए थर्ड आंसर अपना यहाँ हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सभी जानते हैं अपन, रक्त का पीएच मान 0, 2, 9 ये नहीं होकर के क्या होता है 7.4 होता है। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब लाल को नीला करने वाले अपन जानते हैं, देखो एक शब्द ध्यान में रखें, अनिल। अनिल मतलब अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करेंगे, अम्ल है वो नीले को लाल करेंगे। तो क्षारक क्या करेंगे? लाल को नीला। यहाँ क्या हो रहा है? लाल को नीला किया जा रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है वो क्या है? क्षारीय है। इसकी प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय है। और क्षार की पीएच है वो क्या होती है? 7 से अधिक होती है। 7 से क्या होती है? अधिक। अब यहाँ अपन देखेंगे 7 से अधिक किसका कौन सा पीएच है? तो ये 10, ठीक है। तो संभवतः पीएच क्या होगा? क्षारीय विलयन का पीएच 7 से ज़्यादा। तो ये सभी वैल्यू 1, 4, 5 ये 7 से कम है, तो जो 7 से ज़्यादा है 10 वो अपना राइट आंसर बन जाएगा, फोर्थ आंसर अपना राइट रहेगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पर कौन सा है? तो मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ये दोनों कृत्रिम सूचक हैं, जबकि लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक सूचक ही होता है। तो अपना थर्ड आंसर यहाँ पर बन जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका। तो ये तो थे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। हालांकि और भी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनमें से भी कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे अब देखो 8वां प्रश्न है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल की पीएच होती है। इसको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर ले लिया तो डायरेक्ट आंसर देंगे तो पीएच कितनी होती है? 7.0। अब इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि शुद्ध जल की पीएच निम्न में से कितनी होती है? फिर 7.0, 8.0, 10.2 कितने भी ऑप्शन दे दिए और एक ऑप्शन दे दिया 7.0, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन मैटर ये इतना सफिशिएंट और इतना पर्याप्त मैटर है कि इसमें से क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाने हैं। बात करते हैं आगे, तो देखिएगा नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, ये डिजिट बिल्कुल ध्यान में रखना है, 5.6 से कम अगर पीएच बनती है, 5.6 से कम मतलब अम्लीय पीएच है, तो वह वर्षा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अम्लीय वर्षा। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा के जल की पीएच का मान कितना होता है? तो 5.6 से कम। इस तरह से भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल राइट हो रहे होंगे सारे, और आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा होगा कि हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन है वो हमें आ रहे हैं, हमारे सही हो रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अपना प्रदर्शन है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का रहने वाला है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? क्लोरीन गैस Cl2 इससे क्रिया करके विरंजक चूर्ण का सूत्र अपन जानते हैं CaOCl2 इसका निर्माण करता है। तो यहाँ देखो हमें क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए मुख्य रूप से, और जो शुष्क या बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो यहाँ विरंजक चूर्ण बनता है। और साथ में देखिएगा क्लोरीन दोनों की दोनों यहाँ काम में आ गई, कैल्शियम काम में आ गया, एक ऑक्सीजन काम में आ गया, OH तो साथ में बचा H2O, तो ये यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है और क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। तो यहाँ अभिकारक के रूप में क्या काम में आता है? शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी ध्यान में रखें कि CaO है उसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, CaCO3 को चूना पत्थर कहा जाता है, और CaOH को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। फिर है, किस लवण का उपयोग भोजन में करते हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि भोजन के अंदर टेस्ट को अच्छा करने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक NaCl का उपयोग किया जाता है। नमक के बिना तो भोजन का टेस्ट बनता ही नहीं है। फिर 12वां क्वेश्चन,
लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे से प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिटमस पेपर जो एक प्राकृतिक सूचक होता है, पहले भी अपन ने ये देखो यही क्वेश्चन देखा, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है, तो लिटमस पेपर यहाँ पर अपना आंसर था। ये लिटमस पेपर किन जीवों से मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं? तो ये सजीव जो हैं वो प्लांट्स, कौन से? लाइकेन वर्ग के जो प्लांट्स होते हैं, लाइकेन के अंदर भी थैलोफाइटा वर्ग जो होता है, उसके जो प्लांट्स होते हैं उससे क्या प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक सूचक के रूप में लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में गंधीय सूचक, स्मेल इंडिकेटर जो होते हैं मुख्य रूप से, उसके कोई 3 उदाहरण, हालांकि 3 एग्जाम्पल नहीं पूछता है, 1-2 एग्जाम्पल पूछता है, फिर भी अपन ध्यान में रखेंगे। वेनिला, प्याज, उसके अंदर भी गंध होती है विशेष, और लौंग का तेल, ये प्राकृतिक गंधीय सूचक होते हैं, स्मेल इंडिकेट करने वाले होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखिएगा, आते हैं अपन 14 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है आपका 14वां क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति या किस प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड, जैसे अपन बात करते हैं Na2O सोडियम ऑक्साइड, CuO कॉपर का ऑक्साइड, और भी कोई ऑक्साइड ले सकते हैं अपन, ठीक है, सारे के सारे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति का पता कैसे चलता है? कि इनकी जब जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्षार बनते हैं। तो जल के साथ जल उदासीन है फिर भी क्षार बनते हैं, इसका मतलब धातु के ऑक्साइडों की नेचर है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। जबकि अधातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, चाहे डाइऑक्साइड हो, ट्राइऑक्साइड हो, ठीक है, ये सभी किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, अधातु अम्लीय, ऐसे अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के हो जाएंगे? क्षारीय प्रकृति के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जठर रस यानी कि आमाशय के अंदर जो pH होती है उसका मान कितना होता है? तो आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पाया जाता है, लेकिन दुर्बल, हालांकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो प्रबल होता है, लेकिन इसके अंदर अन्य पदार्थ भी मिले हुए होते हैं, तो इसकी pH का मान लगभग, जठर रस की pH का मान है वो कितना होता है? 1.2 होता है। बिल्कुल एक अपनी बुक के अंदर pH की स्केल बनी हुई है और इस स्केल के ऊपर जठर रस जो है उसको इंडिकेट किया हुआ है कितने पर? 1.2 पर। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल, सभी जानते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादल पाए जाते हैं? तो किस ग्रह के वायुमंडल में ये पाए जाते हैं? तो ये है शुक्र ग्रह जो है उसके ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं वो पाए जाते हैं। 18वां नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर सामान्यतः किस pH के मध्य कार्य करता है? यानी मनुष्य शरीर का pH कितना होता है? तो मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि मानव शरीर के अंदर ब्लड जो है वो मुख्य एक माध्यम का कार्य करता है। ब्लड की pH अपन जानते हैं वो होती है 7.4, रुधिर की pH वो कितनी होती है? 7.4, और यहाँ ये रेंज है वो 0.4 कम कर दो और 0.4 बढ़ा दो तो याद रह जाएगी 7.0 से 7.8। तो ह्यूमन बॉडी है वो किस pH के परास के ऊपर कार्य करती है? तो 7.0 से लेकर के 7.8 तक। इसके बाद में एक एंट एसिड यानी कि एक प्रति अम्ल का नाम बताइए। तो प्रति अम्ल अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, अपच की का उपचार करने के लिए क्या काम में लेते हैं? प्रति अम्ल, और वो प्रति अम्ल का एक एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपन बोलते हैं MgOH होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए। तो प्राकृतिक सूचक में एक तो जो लाइकेन से प्राप्त होने वाला लिटमस पेपर होता ही है, फिर लाल पत्ता गोभी, हल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेंजिया बहुत बार पूछा जाने वाला एग्जाम्पल, हाइड्रेंजिया और पिटूनिया, इसको पिटूनिया या पेटूनिया लिखा जाता है, एवं जेरानियम। ये ऐसे कुछ सूचक हैं, इंडिकेटर हैं जो क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, प्लांट्स से मुख्य रूप से प्राप्त किए जाते हैं। तो लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटोनिया और जेरानियम। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि निम्न में से प्राकृतिक और कृत्रिम सूचकों को क्या कीजिए?
सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए, छांटिए उनको। तो ये नाम अपने को पता होना चाहिए। ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। धातु जब अम्ल के साथ, तो देखिए ध्यान में रखें, धातु प्लस अम्ल, धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है? अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो सीधी सीधी अपने को ध्यान में रखना है कि धातुओं के लवण प्राप्त होते हैं और लवणों के साथ में कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हो, जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाई गई, तो यहां विस्थापन अभिक्रिया के दौरान जिंक जुड़ गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया और गैस कौन सी निकली? H2 गैस निकली। तो अपना आंसर तो यहां पर इतना ही है कि जब धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस। अब इसका डायग्राम अगर बनाना अपन देखें, पूछ लिए जाते हैं, डायग्राम भी पूछते हैं आजकल 1-1, 2-2 नंबर के। तो यहां पर देखिए एक स्टैंड बनाया, स्टैंड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को, ये परख नली है, इस परख नली को कस दिया गया है, लगा दिया गया परख नली होल्डर के द्वारा। अब इसके अंदर क्या डाल दिया गया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 डाला गया, दानेदार जिंक, ये जिंक के टुकड़े डाले गए, जिंक डस्ट डाली गई, तो बुलबुलों के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको इस नली के द्वारा अपन क्या करते हैं? यहाँ बाहर प्राप्त कर लेते हैं। ये देखो फट फट की ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। जब मोमबत्ती लेके जाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस है वो जलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डायग्राम है वो यहाँ पर हो जाएगा। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता है, जैसा अपन ने यहाँ देखा, और साथ में क्या निकलती है? H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब मुक्त गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जब किसी अम्ल के साथ में जिंक की क्रिया करवाते हैं तो एक गैस प्राप्त होती है जो कि मोमबत्ती पास में लाने पर फटफट की ध्वनि के साथ में जलती है। तो यह है अभिक्रिया दीजिए, तो जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवानी होगी, H2 गैस है वो निकल जाएगी। यहाँ H2SO4 नहीं, अगर अम्ल के साथ में किसी दूसरे के साथ भी करवाएंगे तो भी कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन ही निकलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर HCl की रिएक्शन करवाई होती तो ये ZnCl2 बन जाता, 2 अणु इसके लिए जाते और तो भी गैस कौन सी निकलती? H2 ही निकलती। यहाँ H2SO4 नहीं लेकर HCl लेते तो भी यही अभिक्रिया संपन्न होती। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 22, मधुमक्खी और नेटल नामक जो पौधा है उसके डंक से कौन सा अम्ल है वो उत्पन्न होता है? तो इसके डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल यानी कि HCOOH, मेथेनोइक अम्ल, या इसको बोलते हैं अपने जो अपना फॉर्मिक अम्ल, क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल भी इसको बोला जाता है, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो मधुमक्खी के अंदर, नेटल पौधे में, और जो लाल चींटी होती है, छोटे वाली बिल्कुल बारीक जो चींटी होती है, उसमें भी कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अर्ध हाइड्रेट का मतलब यहाँ पर H2O है, वो हाफ अणु यहाँ पर मौजूद रहेगा, तो CaSO4 हाफ H2O इसका क्या रहेगा? सूत्र रहेगा। फिर है POP निर्माण यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जिप्सम, जिसमें कैल्शियम सल्फेट के 2 हाइड्रेट होते हैं, 2 जल के अणु प्रेजेंट होते हैं, इसको जब 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाएगा तो यहाँ पर 1.5 H2O तो निकल जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बचेगा, और ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट ही क्या होता है? अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है? जिप्सम जो है उसको गर्म करना है, गर्म करने से क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। फिर कहता है 25वां क्वेश्चन, POP के 2 उपयोग लिखिए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अपने को क्या लिखने हैं? 2 यूज लिखने हैं। तो ये POP तो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला एक पदार्थ है। क्या देखेंगे? मुख्य रूप से सजावटी सामान और खिलौने, मूर्तियां वगैरह बनी हुई होती हैं अलग अलग, जो कि अपने सजावटी सामान के रूप में मंदिर वगैरह के अंदर काम में आती हैं। मूर्तियां हैं वो POP की बनाई जाती हैं। टूटी हुई हड्डियों के ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर भी किसके द्वारा चढ़ाया जाता है?
पीओपी के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। सतह को चिकना बनाने के अंदर भी पीओपी का उपयोग है वो किया जाता है। भवन निर्माण के अंदर भी मुख्य रूप से पीओपी है वो उपयोगी होती है। छतें वगैरह होती हैं उनको अलग अलग डिजाइन देने के लिए भी पीओपी काम में आती है। तो काफ़ी सारे यूजेज हैं। फिर 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। 2015 में राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिएगा मुख्य रूप से कि प्राकृतिक सूचकों की अपन ने बात करी थी, लिटमस पेपर है, हाइड्रेंजिया है, हल्दी है, ठीक है, लाल पत्ता गोभी है। तो ये सभी क्या थे? प्राकृतिक सूचक थे। अब मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थेलिन है, इयोसिन है, कांगोरेड है, ऐसे काफ़ी क्या होते हैं संश्लेषित सूचक भी होते हैं। 2 नाम पूछे हैं तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये नाम बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, फिनोल्फ्थेलिन क्षार के साथ क्रिया करने पर कैसा रंग देता है? फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देता है। फिनोल्फ्थेलिन है वो क्षारों के साथ क्रिया करने पर कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। तो क्या होगा? ये एक संश्लेषित सूचक है, ध्यान में रखना है। फिनोल्फ्थेलिन कैसा रंग देता है? गुलाबी, पिंक कलर है वो देता है। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन, एक समीकरण है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 2HCl यानी अम्ल के साथ में क्रिया करती है। कोई यौगिक X बनता है, साथ में जल बनता है और CO2 बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। तो देखिएगा यहाँ पर जल निकल गया, CO2 निकल गई, यहाँ से क्या है? Na, सोडियम बचा तो Na, ठीक है, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन तो यहाँ निकल रही है, Cl तो NaCl, कितने मोलिक्यूल? 2, ठीक है। तो यहाँ मुख्य रूप से अपन देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाने पर लवण बनता है सोडियम क्लोराइड का। तो ये सोडियम क्लोराइड, ये तो हो गया इसका नाम और सूत्र क्या हो गया? NaCl, और ये हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन। ऐसी की ऐसी, केवल अक्स की जगह क्या रख दिया गया है? 2NaCl लिख दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है? देखिएगा 29 क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्न को प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रबलता के घटते हुए क्रम के अंदर, यानी कि ज्यादा पीएच है वो प्रबलता। अम्ल कौन सा प्रबल है? तो जिसकी पीएच कम होती है वो अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा। कम पीएच वाला अम्ल है वो प्रबल होता है, और ज्यादा पीएच वाला क्षारक प्रबल होता है। क्षारक प्रबल कौन सा होगा? जिसकी पीएच ज्यादा होगी, क्योंकि 7 है वो उदासीन वाली लाइन है। उदासीन जल या फिर उदासीन जो लवण होते हैं उनकी पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। अब 7 से जितनी घटेगी उतनी अम्लीय प्रबलता बढ़ेगी, और 7 से जितनी बढ़ेगी उतनी क्षारकों की प्रबलता बढ़ेगी। तो देखो, जठर रस और नींबू रस, नींबू रस की पीएच का मान होता है 2.2, जठर रस की पीएच का मान होता है 1.2। तो जिसकी पीएच ज्यादा उसकी प्रबलता कम। तो यहाँ पर जठर रस की प्रबलता ज्यादा और नींबू रस की प्रबलता कम। तो घटते हुए क्रम में हो गई। रक्त और शुद्ध जल की पीएच कितनी? 7, ठीक है, 7.0, और रक्त की पीएच कितनी? 7.4, ठीक है। तो यहां पर देखो 7.4 तो ये हल्का क्षारीय है, जबकि ये उदासीन है। तो प्रबलता, क्षारीय प्रबलता किसकी ज्यादा हुई? रक्त की प्रबलता ज्यादा हुई। क्षारीय प्रबलता जिसकी पीएच ज्यादा है उसकी ज्यादा होगी, और अम्लीय प्रबलता जिसकी पीएच कम है उसकी ज्यादा होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच का मान होता है 14, मिल्क ओपेक मैग्नीशिया है उसकी पीएच का मान होता है 10। अब दोनों ही 7 और ये 14 और 10, इसका मतलब क्षारक हैं। तो क्षारकों में जिसकी ज्यादा पीएच होगी वो प्रबल होगा। तो ज्यादा पीएच किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसलिए ये क्या हो गया? प्रबल हो गया। तो यहां पर भी क्षार वाला लॉजिक लगा, यहां पर भी क्षार वाला लॉजिक, पीएच ज्यादा वो प्रबल। लेकिन यहां अम्ल वाला लॉजिक लग रहा है, अम्ल में जिसकी पीएच कम वो क्या होता है? प्रबल होता है। तो ये यहां पर आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां पर इसकी पीएच कम है फिर भी ये प्रबल कैसे हुआ? तो अम्लों की पीएच कम होने पर वो प्रबल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों, अम्लों के साथ फॉर एग्जाम्पल HCl, धातु ऑक्साइड जैसे मैं कहूं CaO की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यही ले लेते हैं, HCl और CaO कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा? CaCl2 यानी कि लवण बनेगा,
ठीक है। और प्लस क्या निकलेगा, यहां से 2 मॉलिक्यूल लेंगे ना, Cl2 है तो H2 और ये O क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, यानी कि साथ में जल निकलेगा, लवण और जल। तो देखो धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ में क्रिया करवाने पर धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनता है, लवण और जल बनता है। कॉपर का ऑक्साइड, यहां पर ने कैल्शियम का ऑक्साइड लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वही HCl से अभिक्रिया करवाने पर विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा, नीला हरा हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड है वो उसमें घुल जाएगा, यानी अभिक्रिया हो जाएगी। विलयन का नील हरित रंग है वो अभिक्रिया में कॉपर के क्लोराइड बनने के कारण होता है। कॉपर का क्लोराइड, जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड बना वैसे ही CuCl2 बनेगा और क्या बन जाएगा, अपना लवण बन जाएगा, कॉपर का क्लोराइड बन जाएगा। तो मुख्य रूप से यही है कि जब धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया है वो अम्लों के साथ करवाते हैं तो लवण और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। ये यहाँ पर कलर वाली बात है वो तो एज ए एक्सपेरिमेंट प्रयोग के रूप में बताई हुई है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, कोई धातु A, ठीक है, कोई भी धातु है A, यहां लिख रहा हूं मैं, इधर लिखते हैं, कोई भी धातु A, मेटल है ये धातु, M लिख सकते थे, A लिख सकते थे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अब जलती मोमबत्ती को आग बुझाने वाली गैस जो होती है वो कौन सी होती है, CO2 होती है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, कुछ हिंट अपने को पता होने चाहिए। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो उत्पन्न यौगिकों में एक अगले ने दे दिया CaCl2 है, एक अपने को पता चल गया CO2 है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अगले ने क्या दिया, HCl दिया, अगला कह रहा है कि CaCl2 तो बनेगा ही बनेगा। तो CaCl2 जब बनेगा यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो ये अभिक्रिया करने वाला पदार्थ है वो यहाँ पर क्या होगा, देखो कोई धातु का यौगिक A, तो ये धातु का यौगिक होगा यहाँ पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ में करवाई, क्या बनेगा, CaCl2, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे। तो देखिएगा यहाँ से Ca, ये दोनों क्लोरीन तो CaCl2 बन गया, साथ में CO2 गैस निकल गई, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या निकलेगा यहाँ पर H2O भी निकल जाएगा। तो ये देखिए पूरी कंप्लीट समीकरण, CaCO3 प्लस 2HCl, CaCl2, CO2 गैस और H2O, ये कंप्लीट। तो ये यौगिक A तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, निकलने वाली गैस X है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, Y से उत्पाद है वो H2O होगा, जैसा अपन ने यहाँ पर कंप्लीट देखा। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये जस्ट अपोजिट, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं। तो जिप्सम जो था उसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करवा रहे थे, तो जो 1.5, ठीक है, 1/2 डेढ़ जल का अणु है वो बाहर निकल रहा था और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो रही थी। अब क्या करना है, जल के साथ में यानी जल योजन करवाना है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे, इसमें जल ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्ध हाइड्रेट था वो द्वितीय हाइड्रेट, मतलब कि 2 हाइड्रेट अणु हैं वो इसमें कैल्शियम सल्फेट में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम का निर्माण होता है। ऐसा ही होता है जब प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो भी यही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको पानी के साथ में जब मिक्स करते हैं धीरे धीरे वो सूखता है, क्या बनता है, जिप्सम बन जाता है, यानी वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाएगा, ठीक है। गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो गर्म करोगे तो सीधी बात है यहाँ पर कार्बोनेट लवण है तो CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, CO2, साथ में Na2CO3 वगैरह, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो Na2CO3 निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और साथ में H2O निकल जाएगा, CO2 Na2CO3 और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा। तो गैस कौन सी निकल रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलेगी, ठीक है। समीकरण भी लिखिए। तो ये समीकरण अपन ने लिख दी है यहाँ पर और देखेंगे आगे, देखो किस प्रकार से ये समीकरण दे रखी है। वापस चलते हैं इसके आंसर के ऊपर।
देखिएगा ये अपना 33वें प्रश्न के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आंसर हो ही गया। अब समीकरण की बात करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2O और CO2, कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 34वां प्रश्न कहता है बेकिंग पाउडर किसे कहेंगे? तो बेकिंग सोडा कहा जाता है या खाने का सोडा किसको बोलते हैं? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा बोलते हैं। इसमें जब टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? बेकिंग पाउडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेकिंग पाउडर बोलेंगे, जो मुख्य रूप से डबल रोटी वगैरह जो भी खाने में खमीर वगैरह है उसको थोड़ा सा के फुलावट देने के लिए ये काम में लेते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा मैंने बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्लीय मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं, ठीक है, या जल में मिलाया जाता है तो एक अभिक्रिया संपन्न होती है। ये बेकिंग यानी कि आपका खाने का सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा कह सकते हैं। NaCO3 अम्लों के साथ में मिला करके, ठीक है, जल के साथ मिलाते हैं, H+ आयन काम में आएंगे। H+ आयन होने पर CO2 गैस निकलेगी और अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। ये CO2 गैस है, यही मुख्य रूप से क्या करती है? फुलाने के लिए, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको उनमें फुलावट लाने के लिए काम में आती है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाने यानी उसको फुलाने के अंदर, ठीक है, फुलाया जा सकता है तथा इसे मुलायम एवं स्पंजी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बेकिंग पाउडर से बनती है। इसको पानी में घोलते हैं तब, या अम्ल साथ में मिलाते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो पेयजल को जीवाणु रहित यानी जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 ये काम में लिया जाता है। या क्लोरीन गैस है वो भी जल के शुद्धिकरण के अंदर काम में आती है। क्लोरीन का ही अंश किस में है? विरंजक चूर्ण में भी है। तो ये भी जीवाणु रहित करने में यानी पेयजल के शुद्धिकरण के अंदर काम में आता है। कोई दो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों के नाम लिखिए। प्रबल अम्ल यानी कि जिसकी pH कम होती है और प्रबल क्षारक जिनकी pH ज्यादा होती है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो प्रबल अम्ल है, और H2SO4 जो कि तुरंत जल में घुलते ही हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, तुरंत वियोजित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो H2SO4 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। साथ में दो की बात पूछी थी, यहाँ पर HNO3 भी प्रबल है, तो इनमें से कोई से भी दो लिख सकते थे आप। फिर प्रबल क्षार की बात करें तो क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी pH का मान कितना होता है? 14 होता है, और KOH, ठीक है, जो OH आयन आसानी से देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सारे ही क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अपन यहां पर बात करें तो देखिएगा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा भी बोलते हैं NaHCO3, धावन सोडा जो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 10 अणु किसके रूप में? हाइड्रेट के रूप में होता है। Na2CO3 ये तो है सोडियम कार्बोनेट, इसको धोने का सोडा या धावन सोडा कब बोलेंगे अपन? जब इसमें 10H2O प्रेजेंट हो, यानी 10 जल के अणु हाइड्रेट के रूप में या क्रिस्टलीय जल के रूप में प्रेजेंट हो। जिप्सम के अंदर बात करें तो CaSO4.2H2O यानी 2 जल के अणु मौजूद हों, और यहीं पर अपन अगर POP ऐड कर लें तो POP के अंदर क्या हो जाएगा? CaSO4.12H2O, आधा जल का अणु है तो वो क्या होती है? POP होती है। फिर है निम्न का मिलान कीजिए, यानी कि किस पदार्थ में और यानी कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल है? तो सिरके के अंदर क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो देखिए पहले में सेकंड, ठीक है, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में फोर्थ और फोर्थ में थर्ड, इस तरह से ये, ठीक है। तो सारे के सारे टमाटर वगैरह है उसके अंदर, इमली में, सिरके में, ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो अपना 39वां क्वेश्चन है, देखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तो अम्लों की pH है वो 7 से कम,
क्षारों की पीएच 7 से ज़्यादा और उदासीन विलयन है उनकी पीएच 7। तो देखिएगा, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया, अब लवण की पीएच है वो भी क्या रहेगी, उदासीन रहेगी, यानी 7.0, और जल भी शुद्ध जल है तो उसकी पीएच भी 7.0। तो ये क्या रहेंगी, उदासीन हो जाएंगे दोनों के दोनों ही। तो अम्ल और क्षारक दोनों ही मिलकर के उदासीन प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी लवण और जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एक प्रबल क्षार है NaOH, जिसकी pH का मान होता है मुख्य रूप से कितना, 14, और 1 मोलर जो HCl है उसकी pH का मान होता है 0। अब ये दोनों मिलकर प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, दोनों मिलकर के लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। इनकी pH का मान कितना होगा, 7.0, 7.0। ठीक है, तो उदासीन हो गए ये। लवण और जल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे। ठीक है, इनके अंदर इसके बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो पीतल और तांबा, इनके अंदर मुख्य रूप से पीतल के अंदर भी क्या है, कॉपर तो प्रेजेंट है ही है, जिंक वह प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो कॉपर हो चाहे जिंक हो, ये धातु हैं। इनके अंदर खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, तो खट्टे पदार्थों के अंदर क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, अब अम्ल है वो धातु के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो बनती है। अब क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से धातु हैं वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया कर लेंगे। अभिक्रिया कर लेंगे तो जो पदार्थ अपने डाला उसका टेस्ट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दही व खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों जो कि धात्विक ऑक्साइड वायुमंडल के संपर्क में आकर के ऑक्साइड हो जाएंगे, उनकी क्षारीय प्रकृति होने के कारण अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे और अभिक्रिया करके विषैले लवणों का, यानी इन धातुओं के लवणों का निर्माण करते हैं। इसलिए इनको अपने को धातु के बर्तनों के अंदर और खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ये सावधानी के तौर पर अपने को बरतना चाहिए, और रीजन है वो ये है कि धातु क्रिया करके लवणें बनाते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन जो कि अपने शॉर्ट आंसर टाइप थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, और एग्जाम की दृष्टि से यूं मान लीजिए कि रामबाण ये क्वेश्चन है वो साबित होने वाले हैं। तो ये 40 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर रहेंगे। आगे 15-20 क्वेश्चन इसके अंदर और भी हैं जो निबंधात्मक टाइप के प्रश्न हैं, उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। एक ही क्लास के अंदर वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी इसको आप देख करके और अपनी तैयारी को निश्चित तौर पर आपको ऐसा लगा होगा कि मेरी तैयारी है वो बहुत ही शानदार और एक अच्छे लेवल के ऊपर है, और अगर तैयारी में कुछ कमी भी रह गई है तो उस कमी को ये क्वेश्चन है वो निसंदेह पूरा करेंगे। तो लगातार चैनल के ऊपर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अपनी तैयारी है उसके ऊपर पूरा फोकस करें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, और इन्हीं उम्मीदों के साथ में पेपर आपका बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं फिर से। वीडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।